चलो भाई, तो आज का टॉपिक आपका सीड डोरमेंसी, ठीक है। और तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी क्या होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं प्लांट के ऊपर और प्लांट के जर्मिनेशन में, ठीक है। और प्लांट जो है या जो सीड्स जो है वो इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी होती है एक कंडीशन वेयर इट इज ए कंडीशन वेयर द सीड्स आर वाइबल। सीड्स क्या है, वाइबल है, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब सीड्स क्या है, वाइबल है, ठीक है। मतलब सीड जिंदा है, वाइबल का मतलब जिंदा है, ठीक है। लेकिन वाइबल होने के बावजूद भी क्या है, वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, जर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे सीड क्या है, डोरमेंट है, ठीक है। यानी कि वो डोरमेंसी को शो कर रहे हैं। अब डोरमेंसी अलग अलग रीजन से होती है जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फर्स्ट में आपको बस इतना बताना चाहिए कि क्या है कि सी डोरमेंसी होती क्या है। तो सी डोरमेंसी अगर डेफिनेशन देखोगे, इट सी डोरमेंसी और रेस्ट इज द इनिशिएट इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ए वाइबल सीड। ये टर्म आपने, ये जो वर्ड है वाइबल वर्ड, ये आपने जरूर लिख के आना इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो सीड्स अगर जर्मिनेट नहीं कर रही हैं तो हो सकता है कि जो सीड्स हैं आपके वो डेड हैं, उनका जो एम्ब्रो है वो डेड हो चुका हो। मतलब आपने बहुत सारे कई साल पुराने सीड आप ले रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रो होता है उसकी डेथ हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, वो फिर नहीं उगते हैं। तो उनको आप नॉन वाइबल सीड बोल लोगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वाइबल सीड है और आप इनको मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में रख रहे हो, मतलब आपने पानी दे दिया, मिट्टी में पानी दे दिया, सीडों को आपने पहले भिगो भी दिया, ठीक है, फिर आप उसमें गमले में डाल रहे हो, उसके बाद भी जो सीड अगर जनरेट नहीं कर रहे हैं तो बोलोगे कि सीड्स क्या है, वो डोरमेंट है, ठीक है, डोरमेंसी शो कर रहे हैं। तो ये जो सीड डोरमेंसी है, ब्लैक बेलवे एंड ब्लैक 1994 में इन्होंने सीड डोरमेंसी को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। सीड कोट बेस्ड डोरमेंसी एंड एम्ब्रो बेस्ड डोरमेंसी, यानी कि जो सीड डोरमेंसी है हमने इसको दो अलग अलग टाइप में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट बता दिया सीड कोट की वजह से डोरमेंसी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये आड़ू वगैरह देखे होंगे, ठीक है ना। तो इनकी जो सीड कोट होता है बहुत हार्ड होता है। आप चाहे उसके आड़ू जो होता है, ठीक है, इसको आप पानी में या मिट्टी में डाल के छोड़ दो, ये चाहे आप उसको 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक डाले रखो, नहीं उगेगा वो, ठीक है। और दूसरे होते हैं ऐसी सीड जिनका सीड कोट तो नॉर्मल होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, लेकिन इवन आप उनको मिट्टी में डाल लोगे तो भी वो नहीं उगते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो एम्ब्रो है वो डेड हो चुका है, ठीक है। तो जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स ओकर इन बोथ, तो यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर हमें कुछ जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स भी देखने को मिलते हैं। यानी कि कुछ जर्मिनेशन इनहिबिटर सीड कोट की वजह से के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, और कुछ जो सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैं वो आपके एम्ब्रो को इनहिबिट कर रहे होते हैं। मतलब कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं प्लांट में, जब तक वो रहेंगे तब तक जो सीड आपको जर्मिनेट नहीं करेगा, और जैसे ही वो जो कॉन्स्टिट्यूट्स खत्म होते हैं वैसे ही आपको जो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे जी, जो प्लांट है या फिर जो जब एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है, सीड कब बनता है, जब जाइगोट बनता है, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन आने के बाद दोनों का एग के साथ पोलन ग्रेन का फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रो बनने का, एम्ब्रो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स के अंदर, ठीक है। अब जब प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा होता है या फिर कह लो एम्ब्रो का डेवलपमेंट हो रहा है मेनली, उस टाइम पर प्लांट को यूं लगता है कि आगे 6 महीने, साल, 2 साल, या जो भी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पर मेरे जो सीड्स है, मेरा जो एम्ब्रो है, ये बाहर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो उसको बचाने के लिए अपने एम्ब्रो में ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स को डेवलप कर लेता है साथ साथ ही। जब एम्ब्रो डेवलपमेंट होता है, वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स है वो भी साथ साथ डेवलप हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो उस एम्ब्रो को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब मान लो जो बीज है, मान लो अब, चलो हम तो जो गेहूं है, चना, उसको तो हम इकट्ठा कर लेते हैं अपने घर में सेव कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जिनको हम इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो अ, कोई भी सीड लगा लो, जामुन लगा लो, कोई भी फल लगा लो, पेड़, कोई कुछ भी, ठीक है, जिनको हम नॉर्मली इकट्ठा नहीं करते अपने घरों में, ठीक है। तो वो जो सीड्स होंगे उनमें क्या होते हैं, कुछ
ऐसे आप कह सकते हो कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि उस एम्ब्रो को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द माइक्रोब्स, कह सकते हो फंजाई बैक्टीरिया हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कुछ स्ट्रेस कंडीशंस हो जाएंगी, वाटर डेफिशिएंसी है, या फिर हीट ज्यादा है वहां पर। तो उन सारी जो भी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होती है उनसे उस सीड को प्रोटेक्ट करेगा। कौन? ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स प्लांट ने बनाए हैं। तो जब ये बनाए हैं तो प्लांट ने ये सोच के बनाए हैं एम्ब्रो के लिए, ताकि एम्ब्रो बचा रहे जब तक कंडीशन फेवरेबल ना आए। तो ओबीसी बात है, जब तक ये रहेंगे सीड के अंदर तब तक ये सीड को उगने नहीं देंगे। मतलब इनका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि सीड को बचाएंगे नेचुरल कंडीशंस में। नुकसान ये है कि अगर मान लो वो सीड आप उनको जल्दी उगाना चाह रहे हो, जब तक ये जो इनहिबिटर्स हैं ये उस सीड से निकलेंगे नहीं, या फिर आप कह सकते हो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक वो जो सीड आपका जनरेट नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद भाई तो रीजंस फॉर द सीड डोरमेंसी, तो रीजन में आ जाएगा इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रो। यानी कि एम्ब्रो क्या हो सकता है? इमेच्योर हो सकता है। मान लो सीड तो पेड़ से नीचे गिर गया लेकिन उसके अंदर एम्ब्रो डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि सीड नीचे गिर गया, मतलब फल था, फल के अंदर बीज होते हैं, हम जिस उनकी बात करेंगे, ठीक है। आपको यूं लगेगा भाई फल था, फल के अंदर सीड बना हुआ। मान लो आम का एग्जांपल अब ले सकते हैं। आम की गुठली बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एम्ब्रो है हो सकता है वो छोटा हो, अभी पूरी तरीके से बना ना हो। आप उसकी फल को तोड़ के जमीन में डाल दोगे तो वो नहीं उगेगा फिर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर, एट दैट टाइम, वो जो एम्ब्रो था उसके अंदर वो इमेच्योर था। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हो जाएगा इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रो। एम्ब्रो इमेच्योर एट द टाइम ऑफ सीड सेटिंग। सीड सेटिंग का मतलब होता है सीड का जो नीचे गिरता है। तो सीड नीचे गिरते हैं उस टाइम पर एम्ब्रो आपका इमेच्योर हो सकता है। ठीक है। सीड विल रिमेन डोरमेंट टिल द एम्ब्रो बिकम मैच्योर। भाई तो यहाँ पर क्या होगा? सीड विल रिमेन डोरमेंट, यानी सीड डोरमेंट रहेंगे जब तक एम्ब्रो में जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो जाता है। अभी जो लाइन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली वही बात ही फिर से यहाँ पर बता रहा। एग्जाम्पल इन्होंने एनिमोन का लिया है। अगेन रेनुकुलस जो फैमिली थी, आपने पढ़ा होगा रेनुकुलसी फैमिली, ठीक है, जिसे बटर का प्लांट नाम से आता है, ठीक है। तो वहां पर भी हमें ये जो इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रो के कारण सीड डोरमेंसी है वो देखने को मिलती है। ठीक है। सेकंड रीजन है आफ्टर राइपनिंग। सीड रिक्वायर ए पीरियड ऑफ ड्राई स्टोरेज फॉर द डेवलपमेंट एंड एबिलिटी, फॉर द फॉर डेवलपिंग द एबिलिटी टू जर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ओट एंड बार्ले। यहाँ पर क्या होता है कि सीड बन गया, ठीक है, लेकिन अब उसको कुछ रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। ये सभी, देखो सभी में ऐसा नहीं होता है। कुछ सीड्स को रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, कुछ को नहीं चाहिए होता है। तो जिनको रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है उसको बोलोगे कि सीड अब 6 महीना, 3 महीना, ये सभी प्लांट का अलग अलग होता है। ठीक है। ऐसे नहीं कि उनकी सभी का फिक्स 1 साल, सभी का फिक्स, ऐसे कुछ नहीं होता है। हो सकता है व्हीट का 3 महीने हो, ठीक है, ओट्स और बार्ले का हो सकता है 4 या 5 महीने हो। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो रेस्टिंग पीरियड होता है ये अप टू 12 ईयर, 12 साल तक भी हो सकता है। यानी कि उनकी जो सीड्स हैं वो 12 साल, 10 साल के आसपास रेस्ट करेंगे, मैं उधर बैठ जाऊँ। ठीक है। तो उसके बाद ही वो क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, सीड टू सीड कर सकते हो आप या फिर प्लांट टू प्लांट कर सकते हो। तो अगेन ये भी एक रीजन है डोरमेंसी का। हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा इम्परमेबल सीड कोट पे, जो अभी मैंने आपको बताया एप्पल का हो जाएगा या फिर सिनोपोडियम। सिनोपोडियम होता है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं बथुआ या फिर चिलवा, बाथू, ऐसे कुछ आपके अलग अलग रीजन टू रीजन अलग नाम होते हैं। जिसका आप रायता बनाते हो, इसके हरे पत्ते होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे गोल गोल पत्ते होते हैं, जिसका रायता बनता है बोलिए, ठीक है। तो उसके जो बीज होते हैं और एप्पल के जो सीड्स होते हैं भाई, ऐसे ही आप जो पीच होता है, आड़ू होता है हमारा, जो तोड़ के खाते हैं ना थोड़ी से, क्या बोलते हैं उसके अंदर वो, अखरोट, हाँ अखरोट। तो वो जो सीड्स हैं उनके जो कोट हैं दे आर आल्सो इम्परमीबल। ठीक है। तो जब तक वो जो जो सीड कोट जब तक इम्परमीबल रहेगा, तो एम्ब्रो के पास, चाहे आपने पानी में क्यों न डाल रखा हो, एम्ब्रो के पास जो पानी है वो नहीं जाएगा, जो बाहर ऑक्सीजन है वो नहीं जाएगी। ठीक है। तो जब तक गैस एक्सचेंज नहीं होगा, अंदर जो गैसेज हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक क्या है, उस एम्ब्रो के अंदर जो इनहिबिटर्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे। यानी कि जब आप सीड को पानी में डालते हो ना, नॉर्मली क्या होता है उसके अंदर वो जो इनहिबिटर्स हैं थोड़े बहुत जितने भी हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, उनका क्या होने लग जाता है, उनका जो फॉर्म, उनकी जो केमिकल फॉर्म है वो आप कह सकते हो सिंपलस में आने आने स्टार्ट हो जाए। मतलब अपनी जो एक
तो उनकी जो हार्ड फॉर्म थी कह सकते हो, या फिर जो रो फॉर्म थी जिसकी वजह से वो सीड्स को इनहिबिट कर रहे थे जर्मिनेशन से, वो फॉर्म चेंज हो जाती है, आप कह सकते हो डाइल्यूट फॉर्म में। पहले मतलब कंसंट्रेटिव फॉर्म में थे, अब वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो जैसे डाइल्यूट होंगे उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और जैसे इफेक्ट कम होगा वो सीड और जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन उन इनहिबिटर्स को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सीड कोट को या तो आपने डैमेज करना पड़ेगा, या फिर सीड कोट ऐसा हो, पतला हो, जिससे पानी और गैसेज एक्सचेंज होती रहे। जैसे चने का बीज आपने देखा था, मूंग का आप देखते हो छिलका, ठीक है ना, तो वो जो बिल्कुल पतला होता है वो। लेकिन अगर आप सेब का बीज देखोगे तो वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए आप चाहे सेब के बीज लो और उनको पानी में या फिर कहीं पर मिट्टी में डाल दो, वो नहीं उगेंगे, क्योंकि उनका जो सीड कोट है वो हार्ड होता है। ऐसे आप जो अखरोट वगैरह होते हैं, आप सेम एग्जाम्पल वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है 3 पॉइंट्स में, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 रीजन हमारा हार्ड सीड कोट, तो अगेन ये एक ही बात है। नंबर 3 है, नंबर 4 एक ही बात है, ठीक है। इम्परमीबल का मतलब आपने बताना भी, गैस एक्सचेंज नहीं होती, पानी नहीं जाता, तो इम्परमीबल हो जाएगा। हार्ड कोट में आप लिख सकते हो भाई लाइक मेरंथस एंड लैक्टिडियम। यहाँ पर क्या होता है, जो सीड कोट होता है मैकेनिकली रेजिस्ट करता है एंड डू नॉट अलो द एम्ब्रो टू ग्रो, यानी कि इतना हार्ड होता है कि अगर एम्ब्रो अंदर से ग्रो करना भी स्टार्ट हुआ तो बाहर नहीं निकल पाता वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आम की गुठली इतनी मजबूत हो, वो टूटे ना। हालांकि आम तो टूट जाते हैं, गुठली आपने देखा होगा जब सीड उगता है तो फट जाती हो, लेकिन सपोज करो अगर वो ना टूटे, एम्ब्रो तो उसके अंदर से जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पानी जा रहा है या फिर वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है जो वुड है वो। लेकिन उसकी बावजूद भी क्या है, जो सीड कोट है वो हार्ड है। तो एम्ब्रो तो उग रहा है, उसके अंदर उग रहा है, लेकिन बाहर जो लेयर है सीड कोट की वो इतनी हार्ड है कि उसको बाहर आने नहीं दे रही है। देखो दोनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही है, नंबर 3 है नंबर 4, बट थोड़ा टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। इम्परमीबल सीड कोट का मतलब ये है कि वहां पर पानी जाएगा ही नहीं, गैसेज एक्सचेंज होगा ही नहीं, ठीक है। और हार्ड सीड कोट का मतलब है कि सीड के अंदर पानी गैस तो जा रही है, उसका एम्ब्रो जनरेट करना चाह रहा है और हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन हार्ड सीड कोट की वजह से क्या है, जो एम्ब्रो है तो रेडिकल और प्रीमियम निकलते हैं। जब सीड जनरेट होता है ना, कोई भी सीड ले लिया आपने, तो आपने देखा होगा ऊपर की तरफ एक ब्रांच निकलती है, नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है। तो जो ऊपर होती है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, नीचे जाती है उसको रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चे। कौन है? कौन है? अच्छा, तो नंबर दे दो। हाँ जी, तो उसके बाद नंबर 5 पॉइंट पे आएगा हमारा जर्मिनेशन ऑफ इनहिबिटर। इसके अंदर आप देखोगे कि ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। यानी कि इनहिबिटर्स जो होते हैं, तो दे कोजिंग सी डोरमेंसी भी, तो इनहिबिटर क्या करेंगे, सी डोरमेंसी को रोकेंगे, ठीक है, यानी कि इनहिबिट करेंगे। लाइक एब्सिसिक एसिड, अब इनके नाम कुछ याद आप एग्जाम में लिख के आना आपने, तो कुछ एग्जांपल आपने लिखने पड़ेंगे, मतलब इनहिबिटर्स के एग्जांपल द सिंपल। तो ए बी होता है हमारा मेन इनहिबिटर, तो यही होता है, ठीक है। इसके अलावा फिनोलिक एसिड्स होते हैं, कुछ फेरोलिक एसिड होते हैं, कुछ कोरोमीन्स होते हैं, काउमेरिन्स, ठीक है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। कुछ सेकेंडरी फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ साइनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे सारे आपको एप्पल में, पीस में, आपको कुरबिटा में, एस में, या फिर आइरिस में, या फिर जेंथियम में, इन प्लांट्स के अंदर ये इनहिबिटर्स आपको मिल जाएंगे। जब तक ये रहेंगे सीड के अंदर, जब तक ये रहेंगे तब तक ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट था इनहिबिटर्स पे, यानी कि जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स लिख दो, जर्मिनेशन तो नहीं हो, जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स जर्मिनेशन को रोकते हैं, ठीक है। तो यार एक दो एग्जांपल, एफसीसी एसिड याद हो जाएगा क्योंकि आपके प्लांट हार्मोन भी है सिलेबस में, ठीक है। फिनोलिक एसिड हो जाएगा, फेरोलिक एसिड हो जाएगा, आपका कौमेरिन हो जाएगा, और आपका कुछ फैटी एसिड वगैरह है, कुछ साइनोजेनिक केमिकल्स भी होते हैं। इनको आप गूगल पे सर्च करोगे ना, साइनोजेनिक केमिकल्स, तो अलग अलग केमिकल्स निकल के आ जाएंगे, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। बट वो थोड़ा और ज्यादा लेंथी हो जाता है, ये टॉपिक आपको इतना बड़ा है नहीं, छोटा टॉपिक है, इसलिए इस चीज को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ सी डोरमेंसी, यानी कि सी डोरमेंसी को आप किस तरीके से ब्रेक करोगे। तो अगेन नेचुरल ब्रेकिंग का मतलब होता है नेचर में अपने आप, एक तो नेचुरली होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। तो पहले बात करेंगे नेचुरली जो सी डोरमेंसी किस तरीके से ब्रेक होती है। तो नेचुरली इन नेचर सी डोरमेंसी ब्रेक डाउन ऑटोमेटिकली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द हार्मोन्स टू काउंटर द इनहिबिटर्स। तो मैंने बता दिया आपको, जब तक इन इनहिबिटर्स को काउंटर करने के लिए प्लांट कुछ नहीं करेगा, ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, इन इनहिबिटर्स को कम करता है, इनकी जो कंसंट्रेशन उसको रिड्यूस करता है,
उसको कम करने के लिए प्लांट क्या करेगा, लाइक आपका फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ABA था आपका, अभी आपका ABA क्या था, इनहिबिटर्स था, ठीक है। प्लांट इसकी कंसेंट्रेशन कम करने के लिए जो जिबरेलिक एसिड होता है GA, उसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा। तो जैसे ये बढ़ेगा, इसकी कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या है, जिबरेलिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, इट इज ए ग्रोथ प्रमोटिंग या फिर सीड जर्मिनेटिंग हॉर्मोन्स। और ABA क्या आपका सीड को डोरमेंट करने वाला, फिर सीड की जर्मिनेशन को स्टॉप करने वाला प्लांट हार्मोन। तो जैसे ही वाटर जाएगा सीड के अंदर, जैसे ही वाटर का इनटेक होगा, वाटर का इनटेक होते ही जो कोटलीडेंस होते हैं सीड कोट में, आपको पता होगा सीड के दो कोटलीडेंस होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम डाइकोट की बात करें तो, ठीक है, मोनोकोट में एक सिंगल कोट होता है, बात वही है। तो वहां पर कोटलीडेंस के अंदर जो फूड है, ठीक है, उस फूड के अंदर क्या होगा, सोल्यूबलाइजेशन होगा। और फिर जैसे ही फूड का सोल्यूबलाइजेशन होता है, वो जो स्टार्च था ग्लूकोज की फॉर्म में जो फूड था, वो सोल्यूबल फॉर्म में आने के बाद जो जिबरेलिक हार्मोन है, जिबरेलिन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी सिंथेसिस को बढ़ा देगा। और जैसे ही सिंथेसिस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जो आपका ABA है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट बता दें, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। ग्रोथ हॉर्मोन्स पे आप ब्रैकेट में लिख लेना GA, जिबरेलिक एसिड। सेकंड पॉइंट बता दिया, लीचिंग ऑफ जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स भाई। देखो, अब कई प्लांट तो क्या करते हैं, इन हॉर्मोन्स को डिक्रीज कर देने की कंसंट्रेशन। अब कई प्लांट, कई सीड ऐसे होते हैं जो इनकी कंसंट्रेशन को कम नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, इनको निकाल देंगे। उस इनहिबिटर्स को निकालने को बोलते हैं लीचिंग ऑफ जर्मिनेटिंग इनहिबिटर्स, यानी कि उनको सीड से निकाल देंगे। जैसे आप उन सीड को पानी में डालोगे, आपने कुछ सीड ऐसे देखे होंगे, जैसे हम पानी में डालते हो ना, पानी का जो कलर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, येलो या फिर कुछ आपने देखा होगा, मतलब ऐसे कहते हैं पानी में डाल दिया तो जो कड़वास है उसका, खारापन है वो निकल जाता है। तो जो कड़वास या खारापन जो होता है वो एक्चुअली उनका इनहिबिटर्स होता है। जैसे आप उनको पानी में डाल दोगे, वो इनहिबिटर्स बाहर निकल आएंगे, उसको बोलते हैं लीचिंग आउट, बाहर निकल जाना, ठीक है। ये एग्जांपल आप इसमें देख लेना भाई, ठीक है ना, मुझे इसमें लिखा नहीं है। थर्ड पॉइंट है नेचुरली कि एंड मैच्योरेशन एंड आफ्टर राइपनिंग ऑफ एम्ब्रो। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट में बता रहा है कि मैच्योरेशन एंड आफ्टर राइपनिंग ऑफ एम्ब्रो। हाँ, इसमें ये बोल रहा है कि जो मैच्योरेशन है, या फिर आप कह सकते हो एम्ब्रो की जो राइपनिंग है, ठीक है, ये बाद में होती है। यानी कि पहले क्या होगा, सीड मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें जब सीड यानी कि जो एम्ब्रो राइपनिंग हो जाता है, पहले मतलब एम्ब्रो पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसमें मैच्योरेशन, ठीक है। इसको ज्यादा कुछ नहीं है ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, वीकनिंग ऑफ द इम्परमिएबल टफ सीड कोट बाय द माइक्रोबियल एक्शन एब्रेशन पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर में देखो, ये जो तीन है, ये में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में क्या बता रखा है कि वीकनिंग ऑफ द इम्परमिएबल, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरली पढ़ रहे हैं। अभी आपने सीड कोट, जो सीड डोरमेंसी उसको नेचुरली, डोरमेंसी उसको नेचुरली आपने कम करना, उसको डिक्रीज करना है, ताकि सीड है वो उग जाए। अब हम, हमारा कोई आदमी जो ह्यूमन बींग्स, उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट मिनट में क्या बता रहा है कि वीकनिंग ऑफ द इम्परमिएबल एंड टफ सीड कोट। अब इसको वीक करना आपने, तो या तो हम उसको थोड़ी सी तोड़े तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ये हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, उसके सीड कोट को धीरे धीरे डिक्रीज, उसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो सीड धरती में गिरे रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है अगर वो पानी से या फिर किसी कोई मतलब नदी में बह रहे हैं, तो रगड़ रगड़ के उनकी जो आउटर कवरिंग है वो घिस जाना, पतली हो जाना, वो एब्रेशन होता है, ठीक है। या फिर पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल, मान लो कोई गाय भैंस है वो उसको खा लेती है, तो आपने देखा होगा जो गाय वगैरह है, अगर टमाटर वगैरह खा लेती है, उनका जो गोबर होता है उसमें उनके सीड समा जाते हैं ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वहां पर भी, वो भी क्या करते हैं, सीड कोट को वीक कर देते हैं, और फिर वो जो सीड्स हैं वो वहां पर जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ वीकनिंग, या फिर कह सकते हो नेचुरल मेथड ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी।
सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल मेथड भाई, यानी कि नेचुरल के बाद आप आर्टिफिशियल कैसे, जो सीड आपने इकट्ठे कर रखे हैं उनको आप क्या क्या कर सकते हो। तो सेम पॉइंट है स्कैरिफिकेशन, मतलब जो हार्ड इनकम्यूनिकेबल सीड कोड होता है इसको आप फिलिंग से, चिपिंग से या फिर हॉट वाटर में या फिर अलग अलग केमिकल्स डाल के उसके सीड कोड का सैक्रिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हार्ड सीड कोड, ठीक है। उसका छिलका उतार दिया आपने, छील दिया उसको, ठीक है। चिपिंग का मतलब छीलना होता है, गर्म पानी में डाल दोगे तो भी वो गल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि चलो एग्जाम्पल, चलो कुछ केमिकल्स होते हैं आप उनको भी उस सीड के ऊपर डाल दोगे तो वो क्या करेंगे, उसकी जो सीड कोट है उसको आप पतला कर देंगे, उसको कमजोर कर दोगे। तो ये जो रिमूवल ऑफ हार्ड सीड कोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सैक्रिफिकेशन में, ये आपसे एक नंबर में एग्जाम में कई बार पूछी गई है ये, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, सीड्स आर मोइस्टेंड एंड एक्सपोज टू द ऑक्सीजन फॉर द वेरिएबल पीरियड एट द लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि अब आपने क्या करना है, सीड को पानी में डाल देना है, पानी में डालने के बाद आपने उसको ऑक्सीजन में फुल, जैसे हम मूंग उगाते हैं, चना उगाते हैं, स्प्राउट्स बनाते हैं, तो वो जो मेथड्स हैं उनको बोलोगे आप स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद काउंटरिंग द इनहिबिटर्स, अब इनहिबिटर्स को नेचुरली काउंट कर सकता है प्लांट, या फिर कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको प्लांट नेचुरली काउंट काउंट नहीं कर सकते, उनको डिक्रीज नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इन इनहिबिटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो डिक्रीज करने के लिए इन सीड को हम डिप कर देंगे आपका ये पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में थायोयूरिया के सॉल्यूशन में, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन के सॉल्यूशन में, या फिर जिब्रेलिन, अगेन ये वही प्लांट आ रहा होगा जीए इसके सॉल्यूशन में। तो दीज आर द सम inhibitors that counter the, आ जाओ बच्चे क्या हो गया, किसको इन्फॉर्म कर दे, बोल दोगे आप, ठीक। कल 9 बजे आना कॉलेज में, हाँ जी। तो ये क्या है, आपने इनमें से भी 2 या 3 जो भी आपको याद रहे, आपने इनके नाम याद कर लेना, ठीक है। ताकि आप क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली तरीके से सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सीड को लोगे, और उसके बाद इन अलग अलग केमिकल से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, उसमें आप उसी को डिप कर दोगे, डिप करने के बाद जब उनको बाहर निकालोगे तो सीड आपका जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि जैसे आपने इन केमिकल्स में सीड को डिप किया है, वो जो इनहिबिटर्स थे जो सीड जर्मिनेशन को रोक रहे थे, उनकी कंसंट्रेशन को ये जो चीजें, ये जो केमिकल्स हैं ये कम कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसे वर्ड आप लिख सकते हो। लास्ट अभी शेकिंग एंड प्रेशर, तो अगेन विगरस शेकिंग एंड हाइड्रोलिक प्रेशर आल्सो यूज द वीकन द हार्ड सीड कोट, यानी कि आप उनको हिला सकते हो या फिर आप उनको किसी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी मेथड है, हम नॉर्मली यूज करते हैं। इस स्लाइड से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, दो हैं जो अपने थोड़ा ठीक से इनको कर लेना है। एग्जाम में ये जो सेग्रीफिकेशन और कई बार ये सर्टिफिकेशन भी पूछ लेते हैं रिगार्डिंग टू द सीट डोरमेंसी, ठीक है। तो आपने इन दोनों टर्म्स को याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी का महत्व क्यों है, क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है पेरिनेशन। पेरी का मतलब होता है कि सीड डोरमेंसी सीड्स को अलाउ करती टू पास थ्रू द ड्रॉट, यानी जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है या फिर कह सकते हो अनफेवरेबल कंडीशंस है, उनको पास करने के लिए। देखो सीड को, प्लांट को ये नहीं पता होता कि भी आप उसकी सीड को इकट्ठा करके अपने अलमीरा में या फिर अपनी जो टंकी होती है उसमें भी इकट्ठा कर लोगे। वो सीड को इस तरीके से बनाता है कि सीड नीचे गिरेंगे और वहां पर ही वो अगले सीजन तक वेट करेंगे, और जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी तब तक वो जिंदा रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ जो प्लांट है वो सीड को डोरमेंसी प्रोवाइड करता है ताकि ये डोरमेंट रहे, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करना सीड का विद हेल्प ऑफ सीड डोरमेंसी इज नोन एज पेरिनेशन, ठीक है। ये टर्म भी जरूरी है, शायद एग्जाम में तो नहीं पूछी गई अभी तक, बट फिर भी आपने जो वर्ड है पेरिनेशन ये आपने याद कर लेना। सेकंड इंपोर्टेंस बता दिया, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। अगर मान लो सीड ऐसे हो जो नीचे गिरे और गिरते ही टूट गए, ठीक है, तो वो डिस्पर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होगा, अगर सीड डोरमेंसी है, अगर सीड कोट हार्ड है, या फिर कह सकते हो उसके ऊपर कांटे, जैसे आपने ये देखे होंगे जैन जो रूट होते हैं आपके, जो कांटे होते हैं, अलग अलग कांटों वाले पौधे होते हैं,
जिनकी जगह धतूरा है या फिर इनके जो सीड्स होते हैं, या फिर आपका गोखरू वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कांटे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर सीड के ऊपर ये अलग अलग स्ट्रक्चर होंगी, जैसे कांटे हैं या फिर जैसे आप लोग आग के जो सीड देखेंगे उनके ऊपर वो उड़ते हैं हवा में, सफेद कलर का बीज होता है और वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो वो डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगेन यानी कि सीड डोरमेंसी सीड को डिस्पर्जल में भी हेल्प करती है, ठीक है। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, बट अगर मान लो सीड थोड़ा स्ट्रोंग होगा तो ही वो डिस्पर्ज हो सकता है। अगर वो सॉफ्ट है तो वो डिस्पर्ज नहीं हो सकते, या तो वो डैमेज हो जाएंगे नीचे गिरते ही, या फिर कोई इंसेक्ट उनको अगर मान लो कैरी भी करेगा तो वो मतलब खराब हो जाएंगे, ठीक है। ये गिलहरियां आपने देखा होगा, सीड को उठाकर वो इकट्ठा करती रहती है। अगर वो उनकी जो डोरमेंसी ना हो, ठीक है, तो वो खराब हो जाएंगे इकट्ठा करते ही, ठीक है। इसके बाद जर्मिनेशन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, तो यानी कि इसी पॉइंट्स का फर्स्ट वाले का एकदम से उल्टा कर दोगे आप। अगर सीड में डोरमेंसी है तो सीड में जो सीड्स है वो इतने टाइम तक रहेंगे, सर्वाइव करते हुए रहेंगे कि जैसे कंडीशन फेवरेबल आएंगी वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो सीड्स जर्मिनेट ओनली व्हेन द सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल टू रीच आउट द इनहिबिटर्स एंड सॉफ्टन द सीड कोट। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। यानी कि अगर सीड में सीड डोरमेंसी शो कर रहा है तो उस सीड को वो उस टाइम तक जिंदा रखेगी डोरमेंसी, जब तक उसके पास सफिशिएंट वाटर नहीं आ जाता है, और जब तक उसके जो इनहिबिटर्स है वो नहीं निकल जाते हैं, और जब तक उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है स्टोरेज भी। तो अगर सीड में डोरमेंसी है तभी आप उनको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर डोरमेंसी नहीं है तो वो उग जाएंगे आप इकट्ठा करते ही, ठीक है। तो अगेन बिकॉज ऑफ द डोरमेंसी द ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू स्टोर ग्रेन्स है, पल्सेस है, जितने भी जो हम इकट्ठा करते हैं अनाज वगैरह, ठीक है, दालें वगैरह, वो हम इकट्ठा तभी कर सकते हैं जब वो डोरमेंसी शो करते हैं, ठीक है। और साथ में हम इसको कई सालों तक इकट्ठा कर सकते हैं उन सीड्स को, और आल्सो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये थे सीड डोरमेंसी के इम्पोर्टेंट, इसलिए सीड डोरमेंसी जरूरी हो, ठीक है। लास्ट में आएगा हमारा एम्ब्रोडोरमेंट। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, डोरमेंसी दो तरीके से हो सकती है, सीड कोट की वजह से जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट बचा हमारा डोरमेंसी ड्यू टू द एम्ब्रो, एम्ब्रो के कारण डोरमेंसी होगी उसको बोलेंगे एम्ब्रोडोरमेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर सीड कोट तो ठीक है, लेकिन जो सीड्स है वो फिर भी नहीं उग रहे हैं, मतलब या तो उनका एम्ब्रो वीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हो डेड हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में आप बोलोगे जो डोरमेंसी शो कर रहे हैं सीड, वो बिकॉज ऑफ द एम्ब्रो के कारण है, तो लिखोगे आप इट इज द एम्ब्रोडोरमेंसी, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी इज कॉल्ड एम्ब्रोडोरमेंसी, ए डोरमेंसी दैट इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक होती है इसमें सीड में, टू द एम्ब्रो एंड नॉट एबल टू ड्यू टू द एनी इन्फ्लुएंस ऑफ सीड कोट और सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि सीड कोट का या फिर जो भी इनहिबिटर्स हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो डोरमेंसी है केवल और केवल एम्ब्रो की वजह से है, ठीक है। क्योंकि मेन जो चीज है, जैसे कि आप नॉर्मली सीड बनाते हो ना, एक सीड कोट ये हो गया, सॉरी सीड कोट आपका कोटलेटेंसी हो गया, और ये मान लो इस तरीके से दूसरा हो गया, इनके बीच में जो टिश्यू होता है यहाँ पर, ठीक है, जो जर्मिनेट करता है, रेडिकल निकलती है जिससे फ्लूइड निकलती है, जो इन दोनों के बीच में छोटा सा होता है ये एम्ब्रो, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो जो कोटलेट, जैसे आप चना लोगे आप, ठीक है ना, तो चने की जो दोनों दालें अलग अलग कर लोगे तो उनके बीच में जो छोटा टिश्यू जो दोनों को जोड़े रखता है एक तरीके से, वो उसका एम्ब्रो, वहां पर एम्ब्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि इस एम्ब्रो के कारण जो डोरमेंसी होगी उसको बोलोगे आप एम्ब्रोडोरमेंसी में। इन सम केसेस एम्ब्रोडोरमेंसी कैन बी रिलीव्ड बाय द एम्पुटेशंस ऑफ कोटलीडेंस। तो अगेन कई केस में क्या होता है, जो एम्ब्रोडोरमेंसी होती है अगर आप उसके कोटलीडेंस को तोड़ दोगे तो भी जो एम्ब्रो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। एम्पुटेशन का मतलब होता है डिटैचमेंट, रिमूवल। जैसे कि मान लो आपने सोयाबीन ले सकते हो आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। सोयाबीन की अगर आप सीड, ये कोटलीडेंस को हटा दोगे, एक को भी हटा दोगे भाई, तब भी जो सीड्स जनरेट नहीं करेंगे। मतलब एम्ब्रो को लगेगा कि अब मैं, मतलब कोटलीडेंस क्या करते हैं जब सीड जनरेट करता है, तो कोटलीडेंस में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, जब तक उसमें लीफ नहीं आती तब तक रेडिकल एंड प्रीम्यूल को बनाने का जो काम है वो कोटलीडेंस करते हैं। तो अगर आपने उनको तोड़ दिया कोटलीडेंस, तो एम्ब्रो को यूं लगेगा कि अब इसकी
जो डेवलपमेंट होगा रेडिकल प्लूमल्स का, उसके लिए हमारे पास या सीड के पास इतना फूड है नहीं कि भी प्रॉपरली ग्रोथ हो पाएगी। तो उस केस में जो सीड्स है वो उगना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है सीड डोरमेंसी का के पीछे भी। नेक्स्ट है स्पीसीज इन विच द कोटिलिडन्स exert an inhibitory effect include the, ये कुछ है लाइक यूरोपियन हेजल एंड यूरोपियन एस। ये दो प्लांट है जहां पर क्या करते हैं, जो कोटिलिडन्स होते हैं दे exert an inhibitory effect, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एम्ब्रो को, आप ऐसे समझ लो एम्ब्रो को प्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं। तो जब तक ये रहेंगे तब तक वो नहीं उग सकता। मतलब आपने एटलीस्ट या तो उनको थोड़ा लूज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उनको थोड़ा पानी में डाल के उसको फुलाना पड़ेगा, ताकि जो जिन्होंने एम्ब्रो को टाइटली पैक कर रखा है वो उनको थोड़ा रिलीफ दे दें। तो मतलब मेरी बात को, जब तक उनको वो बिच्चे रखेंगे दोनों, तब तक जो एम्ब्रो हो उग नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरीके से इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं सीड जर्मिनेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के उल्टे आप कह सकते हो। वहां पर आपने सीड कोटलिडेंस को रिमूव कर दिया तो भी नहीं उग रहा एम्ब्रो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो कोटलिडेंस है ये इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहे हैं एम्ब्रो के ऊपर, उसको प्रेस कर रहे हैं, वैसे समझ लो आप सिंपल। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा ये a fascinating demonstration of the cotyledon's ability to inhibit the growth is found in the species like peach, in which the in which the isolated dormant embryo germinating but uh, grow externally slowly to form the dwarf plant tree। यानी कि यानी कि अगर आप पीच का एग्जांपल लोगे, जो आड़ू होता है हमारा, ठीक है, जिसका सीड कोट हार्ड होता है, यहाँ पर भी आप कोटिलिडन्स एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ इज फाउंड इन द स्पीसीज, यानी कि यहाँ पर भी ये इसी का एग्जांपल है। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होता है इसके अंदर, जो कोटिलिडन्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ इन सम स्पीसीज, यानी कि सीड जनरेशन को ये रोकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इन विच द आइसोलेटेड डोरमेंट एम्ब्रो germinated but grow एक्सटर्नली स्लोली टू फॉर्म डॉर्क ब्राउन, यानी कि अगर आपने कोटिलिडन्स को रिमूव करके हटा के अगर आप उसको डाल लोगे मिट्टी में तो एम्ब्रो जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन जब तक कोटिलिडन्स के बाहर रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो सीड्स आपको जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ द कोटिलिडन्स आर रिमूव्ड, अगर कोटिलिडन्स को रिमूव कर देते हैं एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, द प्लांट अब्रुप्टली शिफ्ट टू द नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि हम पीस का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपने अर्ली स्टेज में क्या कर दिया, कोटिलिडन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, जो प्लांट होता है ये नॉर्मल ग्रोथ को शो करता है। लेकिन अगर आपने उनको रिमूव नहीं किया तो जो प्लांट आपका वो ड्वार्फ रहेगा, मतलब उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। लास्ट पॉइंट यही था, ठीक है ना, टू फॉर्म ड्वार्फ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है वो हमारा ड्वार्फ रहेगा अगर आपने उन कोटिलिडन्स को रिमूव नहीं किया। लेकिन अगर आप अर्ली, जब वो सीड उगना स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम पर आप क्या करोगे, आपने कोटिलिडन्स को रिमूव कर दोगे तो नॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी प्लांट। ठीक है, लास्ट है, तो ये जो फैक्टर है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रो को अफेक्ट कर रही चीजें। ठीक है ना, तो अगेन कोटिलिडन्स फायदा भी करते हैं, कई स्पीसीज के अंदर वो नुकसानदायक भी होते हैं। ठीक है, एम्ब्रोडोर्मेंसी इज थॉट टू बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, तो एम्ब्रोडोर्मेंसी इनहिबिटर की वजह से भी हो सकती है, स्पेशली एबीए एब्सिसिक एसिड, एज वेल एज द एब्सेंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटर लाइक जिबरेलिक एसिड। ये पहला जो पीछे आ गया वही पॉइंट है ये। ठीक है, यानी कि एम्ब्रोडोर्मेंसी इन इनहिबिटर की वजह से भी हमें देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि भी सीड कोट में ही वो फंक्शन करें, वो अगर एम्ब्रो के ऊपर भी अपना इफेक्ट डाल रहे होते हैं। लॉस ऑफ एम्ब्रोडोर्मेंसी is often associated with the sharp drop in the AB to GA, यानी कि जैसे ही AB का रेशियो, AB का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और GA का लेवल बढ़ेगा, भी वैसे ही हमें जो सीड जर्मिनेशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट यही था कि अगर लॉस ऑफ एम्ब्रोडोर्मेंसी, और एम्ब्रोडोर्मेंसी आप कह सकते हो हट जाएगी जैसे ही AB का लेवल डिक्रीज होगा और GA का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था, छोटा ही टॉपिक है, इसको आप पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।